Now let us look at the norms for obtaining the documents. तो रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट्स में इस चीज के रिगार्डिंग कस्टमर के लिए बड़ी दिक्कत रहती है, जनरल कस्टमर के लिए बहुत दिक्कत रहती है जब उन्होंने केवाईसी के रिगार्डिंग जो फ्रीक्वेंट डॉक्यूमेंट्स अगर उनको जमा करवाने पड़ते हैं। तो इस व्यू के रिगार्डिंग कि कम से कम उनके ऊपर भार पड़े कस्टमर के ऊपर, तो क्लैरिफिकेशंस दी गई है रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग द बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहली चीज जो कही गई दैट इज रिगार्डिंग द वन ओवीडी, दैट इज वन ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक ओवीडी चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक आपको ऑफिशियल वैलिडेट डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है जिसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ दोनों मेंशन हो। इन केस आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो वो ओवीडी तो है, लेकिन उस केस में पैन कार्ड के केस में एज आई टोल्ड यू कि आपका एड्रेस जो है वो मेंशन नहीं होता है, तो आपको दूसरा कोई प्रूफ देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपका आधार कार्ड जो है वो मेंशन हो, एड्रेस जो हो वो मेंशन हो। जिस तरह से जो आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, इन सभी के ऊपर आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी रहता है एंड एड्रेस प्रूफ भी रहता है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक प्रूफ ही वैलिड रहेगा। नेक्स्ट इज एड्रेस प्रूफ। इसी तरह से एड्रेस प्रूफ के केस में भी सिंगल एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत है, यानी कि या तो आप सिंगल ओवीडी दे रहे हैं जिसके ऊपर एड्रेस प्रूफ भी है एंड आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी है। इन केस आपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड को दिया है तो आपको साथ में कोई सेकेंडरी प्रूफ देना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ के बतौर। ओके, तो यहां पर आपके जो करंट एड्रेस है एंड जो परमानेंट एड्रेस है वो मेंशन करेंगे आप, जब तक जो एड्रेस उसके ऊपर वो मेंशन्ड है वो वैलिड एड्रेस है कस्टमर का। थर्ड, इट इज रिगार्डिंग द पॉजिटिव वेरिफिकेशन ऑफ द करंट और लोकल एड्रेस। तो ये केस भी हो सकता है कि जो करंट एड्रेस जो हो आपका वो डिफरेंट हो, यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डिफरेंट हो एंड आपका कम्युनिकेशन जो एड्रेस है वो डिफरेंट हो। तो इन केस जो आपका लोकल एड्रेस है जहां पर आप अभी रह रहे हैं, ठीक है, एंड जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डिफरेंट है, तो उसके केस में एक जो डेक्लेरेशन है वो कस्टमर की तरफ से ली जाएगी एंड इस डेक्लेरेशन में बेसिकली जो कस्टमर है वो अपने करंट एड्रेस के बारे में बताएगा, लोकल एड्रेस के बारे में बताएगा जहां पर जो बैंक है, इन केस अगर जरूरत पड़ती है बैंक को तो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस कर पाएगा। एंड इस तरह के केसेस में बैंक के लिए वेरीफाई करना जरूरी हो जाता है कि जो बैंक है वो इस तरह के एड्रेसेस को वेरीफाई करे थ्रू द पॉजिटिव वेरिफिकेशन। तो पॉजिटिव वेरिफिकेशन किस तरह से की जा सकती है? इस केस में आप क्या कर सकते हैं, या तो कोई कम्युनिकेशन को सेंड कर सकते हैं, यानी कि आप कोई वेलकम लेटर जो है या फिर वेलकम किट जो है वो बैंक के द्वारा भेजी जा रही है, या फिर आपको फील्ड वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी जहां पर जो बैंक है वो कोरियर सर्विसेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है या पोस्टल सर्विसेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो भेजी जा रही है। तो वहां पर बैंक को इस चीज की सावधानी रखनी है कि इस तरह की जो कोरियर सर्विसेज है जिनका कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो कंपिटेंट हो एंड वो ट्रस्टवर्दी हो। ये ना हो कि वो अपनी सर्विसेज या फिर जो आर्टिकल्स डिलीवर करने विदाउट वेरिफिकेशन ही डिलीवर कर दें एंड वो कॉम्प्रोमाइज ना करे किसी चीज के ऊपर। नेक्स्ट, इट इज रिगार्डिंग द चेंज ऑफ लोकल और करंट एड्रेस। तो जैसे ही जो कस्टमर है वो अपना एड्रेस चेंज करता है तो विद इन 2 वीक्स, यानी कि जब भी जो कस्टमर वो अपना एड्रेस चेंज करे तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो कस्टमर है उसे अपनी लोकेशन को एडवाइस करना होता है बैंक को। तो बैंक्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि वो कस्टमर्स को एडवाइस करें इस चीज के रिगार्डिंग वाइल ओपनिंग द अकाउंट, यानी कि जब आप अकाउंट ओपन करने लगते हैं उसी टाइम पर उनको इस चीज के बारे में एडवाइस कर दें कि अगर इन केस आपका फ्यूचर में एड्रेस चेंज होता है तो उस केस में आपने विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम हमें इन्फॉर्म करना है। एंड साथ ही साथ ऐसी जो टर्म है उसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में या फिर कोई भी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसमें ऐड कर देना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज चेंज ऑफ एड्रेस ऑन ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। इन केस जो एड्रेस ओवीडी के ऊपर है वो अब कस्टमर का वैलिड एड्रेस नहीं रहा है तो उस केस में जो कस्टमर है उसे विद इन 6 मंथ्स जो फ्रेश कॉपी है एड्रेस की वो जमा करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड टू क्लोज रिलेटिव्स। तो ये क्लोज हमने ऑलरेडी क्लोज रिलेटिव्स की जो हेल्पफुल रहेगी जब हमने ज्वाइंट अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था ना इंडिविजुअल के, तो वहां पर हमने कहा था कि क्लोज रिलेटिव्स के केस में कि जो एड्रेस प्रूफ का प्रोसीजर है उसे हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो क्लोज रिलेटिव की क्लोज है वहां पर एप्लीकेबल रहेगी। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि फैमिली के कुछ जो पर्सन है उनके पास जो एड्रेस है वो उनके ओवीडी में ना हो, ठीक है, यानी कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का अकाउंट है, न्यूली मैरिड है एंड अभी वाइफ का जो ओवीडी है इसमें न्यू एड्रेस नहीं है एंड ये अपना अकाउंट ओपन करवाने आते हैं, ठीक है, तो उसके केस में जो हस्बैंड का ओवीडी है अगर वह आप ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी कि आपने उन पर्सन्स का आइडेंटिटी प्रूफ भी ले लिया, आइडेंटिटी भी ले ली, तो सिंपली यहां पर एक डेक्लेरेशन लेना होता है साथ में। सिंपली यहां पर
एक डेक्लारेशन लेना होता है साथ में, जिसमें ये कहा जाएगा कि जो सेड कस्टमर है वो हमारा रिलेटिव है एंड रिसाइडिंग विद हिम और हर। ठीक है, यानी कि अगर हस्बैंड ने वाइफ का अकाउंट साथ में खोला एंड एड्रेस, उनको नया एड्रेस चाहिए ऑफ कोर्स, तो वो यहां पर एक डेक्लेरेशन दी जाएगी हस्बैंड की तरफ से कि सेट जो पर्सन है यानी कि जो उसकी वाइफ है उसका रिलेशन लिखा जाएगा सेट अंडरटेकिंग में, एंड साथ में कहा जाएगा दैट शी इज रिसाइडिंग विद हिम। ओके, तो इतने के साथ ही उसे वैलिड प्रूफ कंसीडर करते हुए जो एड्रेस है वो कंसीडर किया जा सकता है। देन इट इज ओपनिंग न्यू अकाउंट और ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। सो जब कोई केवाईसी कंप्लायंट कस्टमर है हमारा एंड वो नया अकाउंट ओपन करवाना चाहता है या फिर वो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवाना चाहता है, तो उसके केस में उसे फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, जहां पर ऑलरेडी केवाईसी कंप्लायंट कस्टमर है हमारा, एंड इन केस आपका अकाउंट आप ट्रांसफर करवा रहे हैं एंड आपका नया एड्रेस है अब, तो आपको सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है, जैसे हमने पढ़ा था। तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है कस्टमर को एंड वो सेटिस्फैक्ट्री रहेगी, उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर ओवीडी के ऊपर जो एड्रेस है वो चेंज करवाना है, यानी कि परमानेंट एड्रेस सब चेंज हो गया, तो विद इन 6 मंथ्स जो फ्रेश कॉपी होगी ओवीडी की वो कस्टमर को बैंक को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इट इज डेफरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्टेंशन। सो डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने के टाइम को आप डेफर कर सकते हैं, थोड़ा सा टाल सकते हैं। कौन से कस्टमर के लिए? लो रिस्क कस्टमर के लिए, यानी कि वो लो रिस्क कस्टमर जो अभी के लिए फिलहाल से, तो उन लो रिस्क कस्टमर्स के लिए जिनके पास जेन्युइन रीजन है कि उनके पास अभी कोई ओवीडी जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है या फिर इमीडिएटली वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो वहां पर जहां पर ये जरूरी भी है कि जो उनका बिजनेस है वो अनइंटरप्टेडली चलता रहे, वहां पर अगर बैंक सेटिस्फाइड है अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशनशिप, तो वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेने में देरी की जा सकती है। तो वहां पर जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है उनको 6 महीने के अंदर अंदर जमा करवाना होता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो बैंक को इस तरह के केसेस में खास करके ध्यान रखना पड़ेगा एंड कुछ एक तरह के जो तरीके हैं उन्हें अपनाना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर की आइडेंटिटी को एंड जेन्युइननेस को चेक कर पाए एंड उसके रिगार्डिंग अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। देन इट इज यूज ऑफ थर्ड पार्टीज। तो ऐसे बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर जो बैंक हैं उन्हें थर्ड पार्टी सिस्टम्स के ऊपर रिलाय करना पड़ रहा है डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन के लिए या फिर कस्टमर की वेरिफिकेशन के लिए। स्पेशली जब हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट कस्टमर्स की, तो थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाय करना किसी हद तक या कुछ कंडीशंस के साथ परमिट किया गया है। लेट अस लुक एट देम। फर्स्ट ऑफ इट इज रेगुलेटेड। जो थर्ड पार्टी हो उसे रेगुलेट किया जाए, उसे सुपरवाइज किया जाए एंड पर्टिकुलरली उसे ऑनगोइंग बेसिस पर मॉनिटर भी किया जाए एंड साथ के साथ उन 2 तरीकों को अपनाना चाहिए जिसके साथ जो क्लाइंट की ड्यू डिलिजेंस है या फिर जो रिकॉर्ड कीपिंग की जो रिक्वायरमेंट है उनके साथ कंप्लाई किया जाए। तो ऐसे तौर तरीके हमारे रूटीन में होने चाहिए। अगर हम किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं रेगुलेशन के लिए, तो उनके जो थर्ड पार्टी हैं वो भी रेगुलेटेड होनी चाहिए, वो सुपरवाइज यानी कि उनकी सुपरविजन भी होनी चाहिए, फर्दर उनको मॉनिटर करना भी जरूरी है एंड फर्दर ऐसे हमारे पास तौर तरीके होने चाहिए जिसके थ्रू जो हम क्लाइंट की ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं वो हम कर सकें एंड फर्दर जो रिकॉर्ड कीपिंग करनी है हमने वो भी कर सकें एज पर द बैंक रिक्वायरमेंट, यानी कि जो बैंक की केवाईसी पॉलिसी है उसके हिसाब से एंड एज पर द ऑब्लिगेशंस अंडर द पीएमएल एक्ट। तो बैंक की जो रिक्वायरमेंट है एंड फर्दर जो पीएमएल एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सभी चीजें हो सके, उसके हिसाब से हमें थर्ड पार्टी को रेगुलेट करना है। सेकंड इट इज कंट्री ऑफ लोकेशन। अगर जो थर्ड पार्टी है अगर वो कंट्री में बेस्ड नहीं है या फिर ज्यूरिसडिक्शन में बेस्ड नहीं है तो उसे हाई रिस्क असेस्ड पार्टी माना जाएगा। थर्ड इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ड्यू डिलिजेंस को ध्यान रखते हुए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के द्वारा उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसे साथ की साथ ही आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी ड्यू डिलिजेंस के रिगार्डिंग स्टेप्स लिए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के द्वारा, यानी कि आपने किसी थर्ड पार्टी को लगा दिया जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस या फिर जो डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन का काम है वो कर रहा है, तो वहां पर थर्ड पार्टी जो भी ड्यू डिलिजेंस का काम कर रही है, ठीक है, उसमें जो भी स्टेप्स लिए थर्ड पार्टी ने उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे इमीडिएटली बेसिस पर कलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट इट इज डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। सो ड्यू डिलिजेंस के रिगार्डिंग रिक्वायर्ड जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी कोई आइडेंटिफिकेशन डाटा होगा या फिर और कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जब भी बैंक मांगेगा या जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मांगेगी
तो विदाउट एनी डिले रिक्वेस्ट के ऊपर ये डाटा जो है या फिर ये डॉक्यूमेंटेशन डाटा या फिर आइडेंटिफिकेशन का डाटा जो है ये अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन जो है डेट इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो केवाईसी के रिगार्डिंग जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कंसर्न्ड बैंक की ही रहेगी। वो थर्ड पार्टी के ऊपर हम नहीं डाल सकते कि उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है या फिर उसने डाटा कलेक्ट किया है। तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी केवाईसी के रिलेटेड वो कंसर्न्ड बैंक की ही रहेगी।